So now we come on to our next section, that is logical reasoning. And we know that इस सेक्शन से भी CMAT में 20 क्वेश्चन आते हैं और लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस हमारे दिमाग में क्लियर है. ओके, पैराग्राफ एनालिसिस विच मींस क्रिटिकल रीजनिंग और पजल्स मींस एनालिटिकल रीजनिंग. टॉपिक भी सारे क्लियर है कि कौन से टॉपिक में कैसे टाइप के पजल्स आते हैं. ओके, अब ये देखना है उन टॉपिक में से भी कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें CMAT एज एन एग्जाम ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके, नाउ डोंट कंपेयर दिस विद MHCET, बहुत ज्यादा डिफरेंट है. कॉन्ट्स में मोर और लेस सिमिलर मिल जाएगा, बट रीजनिंग में ना जिस टाइप के क्वेश्चन CMAT पूछ रहा है और जिस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारा MHCET पूछ रहा है बहुत ज्यादा अलग है. ओके, सो डोंट कंपेयर रीजनिंग ऑफ MHCET विद CMAT. दिस इज वेयर दे आर डिफरेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ओके, अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहा है? एज यू कैन सी 2017, 18, 19, 20, 21, 22. सो कौन से सवाल कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सो एज यू कैन सी ये टैबुलर पजल्स थोड़ा आउटलायर दिख रहा है, 4, 5. ओके, उससे एक पजल दे देगा, उस पर टेबल बनाना होगा, उससे 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे, तो वहां से क्वेश्चन आ रहे. कोडिंग डी कोडिंग, हाँ अभी ये तुम्हें ज्यादा MHCET में नहीं दिखेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे, बट यहाँ पे CMAT में आ रहे 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन. ओके, सो कोडिंग डी कोडिंग से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे. ओके, एट द सेम टाइम यू कैन अंडरस्टैंड ब्लड रिलेशन से भी काफी क्वेश्चन आ रहे, 3, 3, 2. हर साल ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे. ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये 17 इसलिए बन गया क्योंकि एक साल उन्होंने सीधा 11 क्वेश्चन पूछ लिए ऑर्डर एंड रैंकिंग से. ओके, सो फिर एक आउटलायर बन गया. एज आई सेड, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल कभी कभी एग्जाम बन सकता है. सो ठीक है, दैट इज टेकन. बाकी नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहे, चेक इट. 4, 4, 3, 2. सो ये जो सारे ग्रीन में पुट इन किए ना, यू कैन कंसिडर दैट दोज टॉपिक्स टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ना विलास सर रो अरेंजमेंट में तो नहीं आ रहे, 1, 1, 1 आ रहे, हाँ बट आ सकते हैं. इस पे एक सीधा पजल बन सकता है. पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ. सो इससे एक 4 क्वेश्चन का एक पूरा पजल दिया जा सकता है. ओके, दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग ऑल ऑफ देम इन ग्रीन. ये सारे जो ग्रीन वाले, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू योर CMAT पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, ये तो पढ़ना ही है और अच्छे से पढ़ना है. सो वी विल बी डूइंग दीज टॉपिक्स इन डिटेल. बाकी जो येलो में टॉपिक है, दे आर इंपॉर्टेंट बट उस पर क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो तुम उनको पढ़ सकते हो. ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, समझ लो क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन होता क्या है, वो उनको एनालाइज कैसे करना है. विल बी डूइंग दिस इन वर्कशॉप. क्या बस 2 स्टेप बना दिए और उससे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रॉब्लम बन गए? बट अगेन इस टॉपिक को देख के जाओ क्या, ठीक है? हाँ, पढ़ सकते हैं. इतना इतना है इसमें कंटेंट, ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. अगर MHCET में है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ पे नहीं. वैसे MHCET में ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट. MHCET तो इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है. पीपल आर सिटिंग अक्रॉस अ सर्कल, सम ऑफ देम आर लुकिंग इनसाइड, सम ऑफ देम आर लुकिंग आउटसाइड. राइट लेफ्ट चेंज हो गया, दुनिया का कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन होता है. CMAT इस पे क्वेश्चन ही नहीं पूछता. देखो CMAT सर्कुलर अरेंजमेंट एक एक क्वेश्चन पूछे, वो भी सिंपल वाला. इतना सिंपल होगा कि बिना पढ़ा है, बिना वर्कशॉप करे भी तुम उसको सॉल्व कर लोगे अगर राइट लेफ्ट पता है तो. ठीक है, अगर कोई टेबल में बैठा है लुकिंग इनसाइड तो राइट, लुकिंग आउटसाइड तो करते ही नहीं है, लुकिंग इनसाइड वाले ही होते हैं. इतना सिंपल कर देते. ओके, दैट्स व्हाई आई पुट दिस इन येलो. बेसिक वाले कर दो. और MHCET में जब हो तो इस पे तो बहुत, हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे इन MHCET, कवरिंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन सर्कुलर अरेंजमेंट. ओके, नॉट इन CMAT, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. डायरेक्शन सेंस येलो में रखा है क्योंकि आगे नीचे एक एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है. ओके, प्रीवियस ईयर 2 क्वेश्चन आ गए थे. तो डायरेक्शन सेंस का तो बेसिक एक वर्कशॉप होता है जिसमें हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उसके पता करने होते हैं. अब वो कॉन्सेप्ट पता चल गए तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम करने की प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस वाला चैप्टर ही नहीं है डायरेक्शन सेंस, कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर. डायरेक्शन का सेंस है और उसके कॉन्सेप्ट पता है विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स एंड डायरेक्शन, ये चैप्टर तो इजी हो जाएगा. ओके, दैट्स व्हाई आई कीप दिस इन येलो. ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत नहीं है. देन इट कम्स टू मैथमेटिकल रीजनिंग. हाँ, एक बार आउटलायर था, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 2 questions, 1 question and then 1 question. But you can expect again question from this part as well. Okay, that's why I kept this in yellow. तुम्हें पता होने चाहिए ऐसे टाइप के पजल को टैकल कैसे करना है. सिलेबस एक्सप्लेन करते वक्त मैंने बताया था मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है. पजल होगा बट पजल में मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है. तो पजल सॉल्व करते वक्त एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करना है, पजल सॉल्व करते वक्त रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ऐसे टाइप के पजल. ओके, सो आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये नहीं आया तो एक बार उसने 5 क्वेश्चन पूछ लिए एक पजल देके, तो आ सकता है ना कि 2023 में 2024 में एक साथ सीधा 5 क्वेश्चन दे दिए. तो दैट्स व्हाई दिस इज इन येलो. ओके, नॉट इन रेड. पढ़ना तो है ओके, बट इतना डिटेल में जाके मत पढ़ो. 10-12 पजल सॉल्व कर लिए, दैट इज गुड इनफ फॉर यू टू गो विद दिस टॉपिक. ओके, बाकी तो तुम मॉक टेस्ट लिख रहे हो, सेक्शनल टेस्ट लिख रहे हो, टॉपिक टेस्ट लिख रहे हो, तो उसमें प्रैक्टिस हो ही जाएगा. ओके, बट मेक श्योर यू प्रैक्टिस दिस टॉपिक. फिर हम आते हैं क्यूब्स एंड डाइस पे. अभी क्यूब्स एंड डाइस पे वो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है. 2017 में एक बार 2 क्वेश्चन पूछे थे, उसके बाद नहीं पूछा है.
And when I teach this topic, some of the students find it difficult. Okay, but there is nothing difficult about this topic. बस फॉर्मूला समझ लो कि कैसे आ रहा है. येलो में इसलिए रखा है कि एटलीस्ट इसका फॉर्मूला तो समझ के जाओ. ओके, अगर बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गया तो छोड़ दो. ओके, बहुत ही डिफिकल्ट आ रहा है, वो जनरली आया ही नहीं है पहली बात तो. और एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सीमैट इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्यूब्स पे पूछेगा, क्योंकि वो लोग ऐसा डिफिकल्ट करके कुछ पूछते नहीं है. वो सिंपल बोलते हैं कि बेसिक तो तुम्हें पता होना चाहिए. तो आया तो भी बेसिक आएगा, तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए क्यूब्स का. क्या व्हेन यू कट अ क्यूब, 4x4 क्यूब है, 64 पीसेस में कट किया, तो हाउ मेनी क्यूब्स विल बी देयर विच आर 3 फेसेस कलर. उसका फॉर्मूला क्या है? 2 फेसेस कलर, फॉर्मूला क्या है? 1 फेस कलर, फॉर्मूला क्या है? नो फेस कलर, फॉर्मूला क्या है? तो इतने बेसिक फॉर्मूला तो पता है ना, तो भी ठीक है, क्यूब्स का चैप्टर हो जाएगा. तो 2 घंटे का काम है क्यूब्स का चैप्टर. ओके, अगर उतना भी कर लेते हो, यू आर गुड इनफ टू गो विद क्यूब्स एंड डाइस का चैप्टर. ओके, दिस विल बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है. सो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, येलो वाले पढ़ लो, बट इतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है. ग्रीन वाले में जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो. ओके, क्योंकि फिर वो उसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछ रहा है और थोड़ा डिफिकल्ट करके भी पूछ रहा है. ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पार्ट. नाउ यू विल से सर, अरे सर रीजनिंग में तो 20 क्वेश्चंस होते हैं ना. हाँ, तो 2022 में आपने 12 कैसे लिखे? बाकी के 8 किधर है? बाकी के 8 है इधर. ओके, विच इज 5 ईयर एंड 3 ईयर. ओके, क्योंकि अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो थोड़ी पजल्स थे. सो यू सॉ फर्स्ट पार्ट ऑफ पजल, दिस इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ पजल. ओके, सो ऐसा करके 20 है. सो 3 पार्ट में डिवाइडेड है रीजनिंग. फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया, सेकंड पार्ट ये भी पजल्स है, थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा हमारा पैराग्राफ एनालिसिस, जो होगा क्रिटिकल रीजनिंग. ओके, जो बाद में देखते हैं, पहले इसको तो देख ले हम. अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, विजुअल रीजनिंग. 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. तो अगर तुम विजुअल रीजनिंग का एक बेसिक वर्कशॉप भी देख लेते हो 2 कैंपस का, विच इज नोइंग द टाइप्स एंड नोइंग द लॉजिक, बहुत हो गया वो तुम्हारे लिए. तुम्हें MHCT के स्टूडेंट की तरह डिटेल में जाके ये अंडरस्टैंड नहीं करना है. अरे एडवांस लॉजिक पे मैं और थोड़े प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के मैं कम से कम 20 टेस्ट लिखता हूँ, वो MHCT के स्टूडेंट को करना है, क्योंकि उसके लिए ऐसे 25 क्वेश्चन आते हैं हर साल आने ही है. उसका तो पैटर्न ही है, वो हमने MHCT 99 में कवर किया. यहाँ पे नहीं होता ऐसा. यहाँ पे आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया. तुमको क्या पता, लास्ट 2 साल में तो पूछे भी नहीं है. 2019 में 2 पूछ लिए, 2020 में 2 पूछ लिए. और अगर वो ऐसे क्वेश्चन है, अगर तुम पेपर देखोगे, अगर तुम्हें विजुअल रीजनिंग नहीं भी पता है ना, तो भी आंसर हो जाएंगे. इतने सिंपल क्वेश्चन है. ऐसे एरो बस घूम रहा है 45 के एंगल पे, तो बताओ नेक्स्ट फिगर क्या होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे. तो विजुअल रीजनिंग में ज्यादा मेहनत नहीं करना है व्हेन इट कम्स टू सीमैट एग्जाम. ओके, नो दैट. फिर हम आते हैं अपने ग्रीन वाले टॉपिक पे. पहले सिलोजिज्म्स. ये तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. अभी तुम बोलोगे सर इस पे तो क्वेश्चन नहीं है, कैसे आपने इसको ग्रीन में पुट इन किया? 2 ही क्वेश्चन है इतने साल में, भरोसा नहीं है. सिलोजिज्म जो है वो हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं. ओके, सो यू हैव, ये ऐसा टॉपिक नहीं तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है. और पूछ लिया ना, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेगा. ओके, सो सिलोजिज्म आने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है. ये तुम्हें पैटर्न से भी नहीं पता चलेगा, एक्सपीरियंस से आएगा. ओके, विच आई हैड एनालाइज सो मेनी स्पीड बेस्ड एग्जाम एंड आई एम टेलिंग यू कि सिलोजिज्म्स को कभी नहीं छोड़ सकते. वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रहेगा, भले उस पर क्वेश्चन आए या ना आए. ओके, दिस टेल्स अस दिस विल बी इन ग्रीन. ओके, कुछ नहीं, 5 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, उतने समझ के बाकी सब सॉल्व हो जाएंगे. ओके, वही हमने MHCT 99 एज वेल एज CMAT 99 के वर्कशॉप में हम कवर करेंगे कि वो 5 टाइप कैसे होते हैं और वो 5 टाइप को प्रॉब्लम्स में अप्लाई कैसे करोगे. प्रॉब्लम ये है कि इतना कंफ्यूज कर देते फैकल्टी, जो टीचर होते हैं इस टॉपिक को, एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट बोलता है सिलोजिज्म्स पढ़ना ही नहीं है. ठीक है, वैसा नहीं होगा. यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल तरीके से सिलोजिज्म्स पढ़ेंगे. ओके, तो ये भी टॉपिक काफी ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट वी कम ऑन टू एनालॉजी. अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे है भी बहुत सिंपल सा टॉपिक. ये इसको ऐसे रिलेटेड है तो ये इसको कैसे रिलेटेड होगा, ऐसे सब क्वेश्चन पूछते हैं. बट देन सीमैट में बहुत क्वेश्चन पूछता है. 3 2 2 2 9 क्वेश्चन देख लो, हाईएस्ट है. ओके, सो एनालॉजी पे क्या करना है, प्रैक्टिस करो. वो एनालॉजी के क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं? RS अग्रवाल की बुक में मिलेंगे, या तो तुम्हें 2 कैंपस की वेबसाइट एप्लीकेशन पे एनालॉजी का टेस्ट है, वहां पे भी मिल जाएंगे. बट तुम ऐसे बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास RS अग्रवाल का बुक है, तो फिर एनालॉजी के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे. ये इसको ऐसे रिलेटेड है तो ये इसको कैसे रिलेटेड होगा, उस पर प्रैक्टिस कर लो. सिली मिस्टेक होने का बहुत चांस है. ऐसा कोई पूछता नहीं है, बट सीमैट फॉर सम रीजन एनालॉजी पे बहुत क्वेश्चन डालते रहते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई स्टडी दिस टॉपिक. ये वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सीमैट एग्जाम. फिर आते हैं ऑड वन आउट. वो भी कुछ एनालॉजी की तरह ही है. ठीक है, उस पर भी ऑड वन आउट देंगे. सो 5 ऑप्शन देंगे, उसमें से 4 रिलेटेड होंगे, एक जो होगा वो ऑड वन आउट होगा. तो लेट्स से 4 क्रिकेटर के नाम दिए, एक फुटबॉलर का नाम दिया, तो वो ऑड वन आउट हो गया. वैसे टाइप के क्वेश्चन भी है ना, ये फॉर सम रीजन सीमैट बहुत पूछता रहता है.
तो ये भी तुम्हें आर एस अग्रवाल की बुक में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे. ओके, सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट देयर. एट द सेम टाइम टू कैंपस की एप्लीकेशन एज वेल एज वेबसाइट पे तो ये क्वेश्चन मिल ही जाएंगे. ओके, सो ये जो है ना 2 टॉपिक और ये सिलॉजिज्म्स यहाँ से ये पिकअप करना है. बाकी के जो येलो में टॉपिक है ना, दैट इज अगेन सेम कॉन्सेप्ट गोस विच वी हैव बीन डूइंग फॉर येलो. दे आर इंपॉर्टेंट बट इतना डिटेल में पढ़ना नहीं. अभी इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 2021 में 3 क्वेश्चन पूछ लिया. ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इसको तुम येलो में रखो, बट ये थोड़ा ग्रे रीजन में, येलो और ग्रीन. ओके, बिकॉज इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि पता नहीं एक मशीन आ गया उस पर 4 क्वेश्चन आ गए तो. ओके, और कैसा मशीन देगा तुम्हें नहीं पता. तो इनपुट आउटपुट को येलो में रखा है, बट स्टिल माई हार्ट सेज इट शुड बी इन ग्रीन. ओके, वो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं इसलिए उसको येलो में रखा है, बट देन इनपुट आउटपुट कभी भी आ सकता है. ये पजल की तरह है, आया तो सीधा 4 क्वेश्चन देके जाएगा. तो इसमें सारे टाइप के मशीन लॉजिक पता होने चाहिए. ओके, तो स्टिल इसको ग्रीन और येलो थोड़ा ग्रे जोन में रखो. ओके, ये ग्रीन, ये बाकी 3 टॉपिक के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है यहाँ पे तो इनपुट आउटपुट होना चाहिए. ओके, सो मेक श्योर इसको तुम छोड़ तो नहीं सकते हो फॉर श्योर. वो रेड वाला तो है नहीं, इनफैक्ट थोड़ा ग्रीन जोन में जा रही है विथ येलो. ग्रीन में ही होता, अगर और एक दो से यहाँ पे 3 या 2 क्वेश्चन आगे होता ना तो पक्का ग्रीन में था, बट फॉर सम रीजन पता नहीं सीमैट ने अब तक पूछा क्यों नहीं है. ओके, बट पूछ सकता है कभी भी. नेक्स्ट आते हैं हम वेन डायग्राम. वेन डायग्राम तो सेट थ्योरी के साथ ही कवर हो जाएगा. तो वेन डायग्राम क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है. ये आधे घंटे का टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा. सेट थ्योरी के बाद तो अपने आप आ जाएगा. ओके, तो इसके लिए एडिशनल मेहनत कर दी नहीं है, तो ग्रीन में रख दिया हमने, सॉरी येलो में रख दिया हमने. ओके, क्योंकि हमने सेट थ्योरी तो पढ़ाई है, उसके साथ ही कवर हो जाएगा. फिर आता है क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स. हाँ, अभी ये टॉपिक में प्रॉब्लम है कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए बहुत है. भाई क्लॉक्स पर बहुत प्रॉब्लम है, कैलेंडर्स पर बहुत प्रॉब्लम्स बन सकते हैं. ओके, हमने ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स वर्कशॉप में कवर किए, बट देन क्या होता है कुछ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं है, विजुअलाइजेशन है. थोड़ा विजुअलाइज करोगे तभी समझ सकता है, विजुअलाइज नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा. तो अगर तुम ये सोच रहे हो क्या वर्कशॉप देखने के बाद भी मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ये टॉपिक बाउंसर जा रहा है, छोड़ दो, ठीक है चलेगा. एक क्वेश्चन आया तो आया, वो भी नहीं आएगा, चेक करो ना. एक क्वेश्चन आया, उसके पहले आया है क्या, नहीं आया. ओके, फिर तो कभी 2017 में 2 क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, इतना रिस्क ले सकते हो. तो अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि उसमें विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा है, छोड़ दे टॉपिक. बट स्टिल आई वुड से क्या थोड़े बेसिक प्रॉब्लम तो कर लो. एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, उसका तो फॉर्मूला है. गिवन एनी डेट, एनी मंथ, एनी सेंचुरी, फाइंड आउट द डे, तो उसका भी एक स्पेसिफिक पैटर्न है हाउ टू सॉल्व दैट. सो बेसिक वाले प्रॉब्लम तो कर लो यहाँ पे. ओके, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स में 1-2 प्रॉब्लम भी आया तो बहुत है हमारे लिए. सेट थ्योरी तो हमने वही मैथ्स में जो पढ़ा था ना, मॉडर्न मैथ्स में, वही सेट थ्योरी यहाँ पे. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस. उधर भी येलो में था, इधर भी येलो है, क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ने वाले. डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट इतना तो पढ़ लेंगे कि एग्जाम में जो हमारे सीमैट लेवल पे आएगा वो प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो जाएगा. फिर आता है डिसीजन मेकिंग. अभी ये टॉपिक से जब क्वेश्चन आते हैं ना तो एक साथ 4 क्वेश्चन आ जाते हैं या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट आज तक कभी सीमैट ने पूछा ही नहीं है. तो हम क्या करेंगे वर्कशॉप में, इसमें 2 सेट सॉल्व कर लेंगे एंड विल अंडरस्टैंड कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें टैकल कैसे करना है. इमोशनल होके इन डिटेल नहीं जाना है, तो डिसीजन मेकिंग पे और डिफिकल्ट करता हूँ मैं, और डिफिकल्ट कर दो, जरूरत नहीं है. ओके, सिंपल वाला समझ लो डिसीजन मेकिंग क्या होता है. दैट शुड बी गुड इनफ फॉर यू टैकल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एज वेल. ओके, नाउ लास्ट में बच क्या गया हमारे पास, डेटा सफिशिएंसी एंड अल्फाबेट पजल्स. अभी अल्फाबेट पजल्स भी बहुत सिंपल होते हैं, तो उसे भी देख लो, इतने कुछ डिफिकल्ट नहीं होते, बट अगेन इसके डिटेल में जाने का इतना जरूरत नहीं है. डेटा सफिशिएंसी जो है ना, ये कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है, पहली बात तो ये समझो. डेटा सफिशिएंसी क्या होता है, इसमें वो तुम्हें एक क्वेश्चन देंगे और वो बोलेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं तुम्हें 2 स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बताओ दोनों में से कितने स्टेटमेंट सफिशिएंट है टू आंसर दिस क्वेश्चन. और क्वेश्चन कौन सा होगा, किसी भी टॉपिक में से, ये इनमें से कोई भी टॉपिक हो सकता है, एट द सेम टाइम इनमें से कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो. सो डेटा सफिशिएंसी अपने आप में कोई एक सेपरेट टॉपिक नहीं है, कि वो क्वेश्चन जो है वो हमने पहले जो टॉपिक पढ़े उसी से आता है, बट इस बार वो आंसर नहीं पूछ रहा है. ही इज टेलिंग यू कि वो जो क्वेश्चन दिया है ना उसको आंसर करने के लिए कितना डेटा सफिशिएंट होगा. दैट इज योर डेटा सफिशिएंसी. ओके, तो इसमें से भी एक एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये तो देख लेंगे कि डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बनते कैसे, तो दैट अगर 1-2 क्वेश्चन आ गया तो वी विल बी एबल टू सॉल्व दैट एज वेल. ओके, इन शॉर्ट ये जो ग्रीन वाले है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. येलो वाले है द डिसीजन इज अप टू यू. ठीक है, थोड़ा सुपरफिशियली तो देख लो उनको, इनपुट आउटपुट दिया, इनपुट आउटपुट को ग्रीन में ही रखो. बाकी जो येलो वाले है द डिसीजन इज अप टू यू. ओके, कितना टाइम तुम्हारे पास है, कितना टाइम तुम डेडिकेट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट अपना एनर्जी पुट इन करो टू सॉल्व दोस टॉपिक्स एज वेल. ओके, सो डन विद दिस. अब हम आते हैं हमारे क्रिटिकल रीजनिंग पे. 2 पार्ट था ना उसका, एनालिटिकल रीजनिंग, दूसरा था क्रिटिकल रीजनिंग. ये है क्रिटिकल रीजनिंग.
सो एज यू कैन अंडरस्टैंड ये सारे जो ग्रीन में रखे वो इंपॉर्टेंट बन जाते हो, अजम्पशन, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, असर्शन एंड रीजन। मोर इंपॉर्टेंटली जो नया आ रहा है ना, स्टेटमेंट एंड लॉजिक, अभी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन आ गए थे 2021 में, 2022 में नहीं पूछा, उसके पहले 2 क्वेश्चन पूछे थे, 2023 और 4 में इसका आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, और ये बाकी कोई एग्जाम में नहीं आ रहे, तो अगेन इसको ये अलग बना देता है सीमैट के पॉइंट ऑफ, क्योंकि बाकी एग्जाम में नहीं आ रहे, तो इसके लिए हम एक स्पेशल वर्कशॉप करेंगे और इन्हें समझेंगे स्टेटमेंट और लॉजिक वाले प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। ओके, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। बाकी तो सारे एग्जाम्स वाले ही है, अजम्पशन, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, असर्शन एंड रीजंस। ओके, ये आते रहते हैं, एक दो, इनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, किधर भी एक आ जाएगा, किधर भी 2 हो जाएगा। ओके, सो ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है इनका। इनमें से भी अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम देखना चाहते हो, दैट विल बी योर आर्ग्यूमेंट्स। ओके, इसलिए नहीं क्योंकि इससे 4 क्वेश्चन आए, बट जनरली आर्ग्यूमेंट से स्पीड बेस्ड एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेट इट बी एमएचसीईटी, लेट इट बी एनमैट, लेट इट बी आईबीपीएसपी और लेट इट बी योर सीमैट, ये ज्यादा क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट से आते हैं। सो आर्ग्यूमेंट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी तुम कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट देख सकते हो, या ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन में ऐसे सॉल्व करना है, कॉज एंड इफेक्ट में ऐसे टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, यही है कॉज एंड इफेक्ट का बेसिक्स है, थोड़ा देख लो। प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स सेफली इग्नोर कर सकते हो, नहीं है कभी नहीं यार, मुझे लगता भी नहीं आएगा सीमैट में एटलीस्ट। ओके, सो इस टाइप के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़े, प्रोबेबली ट्रू एंड फॉल्स, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को तुम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, राइट। सो दिस कंप्लीट्स आवर क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट एज वेल, एंड दिस कंप्लीट्स आवर रीजनिंग सेक्शन। सो हमें क्या पता है, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे, उनमें चैप्टर्स पता है कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चन आएंगे, बट उन चैप्टर में भी कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमें ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कौन से चैप्टर है जिनमें हमें बेसिक्स पता होना चाहिए, येलो वाले जिनमें हमें बेसिक्स पता होना चाहिए और कुछ प्रॉब्लम्स तो हमें सॉल्व करने चाहिए, और कौन से चैप्टर्स है जैसे विजुअल रीजनिंग हो गया, जैसे प्रोबेबली ट्रू एंड फॉल्स हो गया, जैसे क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हो गया, अगर तुम्हें वो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, इनको तुम इग्नोर कर सकते हो। Okay, so we understood the pattern of logical reasoning section as to which topic are important for your CMAT